नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं ओम प्रकाश मेहरा आज आपको बीए पार्टनर राजनीति विज्ञान के पेपर राजनीति विज्ञान के मूल आधार राजनीति विज्ञान के मूल आधार के टॉपिक संप्रभुता में आज जो हमारा टॉपिक रहेगा, कल हमने संप्रभुता के बारे में बताया था। संप्रभुता अर्थ, परिभाषा, विभिन्न रूप, संप्रभुता के प्रकार, संप्रभुता को निर्धारित करने वाले तत्व, संप्रभुता के गुण, ये सब चीजें हमने कल बताई थी। आज हम आपको जो कराएंगे वो कराएंगे लोक प्रभुता। हम बात करते हैं लोक प्रभुता की। लोक प्रभुता का विचार जो हमारा आधुनिक लोकतंत्र है उसका विचार है। जैसा कि नाम से संबंधित है, लोक प्रभुता लोगों की शक्ति, संप्रभुता सरकार की शक्ति। तो हम लोक प्रभुता आधुनिक लोकतंत्र का आधारभूत सिद्धांत है। इस धारणा के अनुसार लोक प्रभुता की धारणा है, संप्रभुता की धारणा के अनुसार तो सरकार सर्वेसर्वा है, सरकार की शक्ति सर्वेसर्वा है। और लोक प्रभुता की धारणा के अनुसार अंतिम प्रभुसत्ता जनता में निहित होती है। लोक प्रभुता के विचार को मध्य युग में मासिंगो ऑफ वेडुगा और फिलिप ऑफ ओकम आदि विचारकों ने जन्म दिया। और ये रूसों के जो सामान्य इच्छा सिद्धांत है उससे रिलेटेड है। रूसों का सामान्य इच्छा सिद्धांत है, उसका एक भाग है जिसमें सामान्य हित निहित हो। 19वीं सदी में जनतंत्र के विकास के साथ साथ लोक प्रभुता की धारणा लोकप्रिय होती गई। आजकल तो निर्विवाद रूप से यह स्वीकार कर लिया गया है कि राजनीतिक सत्ता का अंतिम संरक्षण, लोकतंत्र में राजनीतिक सत्ता का अंतिम संरक्षण जनता जनार्दन तो के हाथों में है। और इस बारे में ब्राइस ने कहा है कि आधुनिक युग में लोक प्रभुता लोकतंत्र का आधार और पर्याप्त बन चुकी है। परंतु लोक प्रभुता के प्रतिपादन रूप से यह नहीं बताते कि जनता शब्द से इनका क्या तात्पर्य है। लोक प्रभुता के शब्द यह नहीं बताते जनता से क्या तात्पर्य है। एक अर्थ में, एक मीनिंग में हम ये बात समझ सकते हैं कि नवजात शिशु से लेकर मर्दप्राय व्यक्ति तक, निम्न अपराधी से लेकर आतंकवादी नागरिक तक सभी इस श्रेणी में आ जाते हैं। दूसरे अर्थ में इस शब्द मतलब लोक प्रभुता, इस शब्द में केवल उन्हीं व्यक्तियों का बोध होता है जिनमें राजनीतिक चेतना हो, जो उत्तरदायित्व पूर्ण हो, जिन्हें मताधिकार का अधिकार प्राप्त हो और जनसंख्या से बहुमत का निर्माण करते हो। अर्थ वाली जनता की प्रभुता मानव को कोई मूर्खता होगी जिसमें नवजात शिशु से लेकर सबको शामिल कर लिया जाता है। इस प्रकार लोक प्रभुता केवल मताधिकार प्राप्त व्यक्तियों के मताधिकार के बहुमत का बोध कराता है। इस प्रकार लोक प्रभुता के डॉक्टर आशीर्वादम ने लोक प्रभुता के कुछ गुण बताए हैं। लोक प्रभुता के गुण क्या है? पहले हमने लोक प्रभुता के अर्थ को समझा, अब लोक प्रभुता के गुण। डॉक्टर आशीर्वादम राजनीतिज्ञ है, उन्होंने लोक प्रभुता के गुणों की बात की है। लोक प्रभुता का सबसे पहला गुण, जैसा हमने इसमें शब्द में किया कि शुरू से लेके सारे कार्य जनता द्वारा किए जाते हैं, क्योंकि जनता के बहुमत से सरकार चलती है। तो शासन का अंतिम अस्तित्व जनता में होता है। पहला गुण यह है, शासन का अंतिम अस्तित्व जनहित में होता है। अस्तित्व जनहित में होता है।
क्योंकि जनता द्वारा होती है, क्योंकि लोक प्रभुता मतलब जनता की प्रभुता। दूसरा है यदि जानबूझकर इच्छाओं की अवहेलना की जाती है तो क्रांति आ सकती है। यदि जानबूझकर जानबूझकर हम लोगों की इच्छाओं की अवहेलना करते हैं तो क्रांति आ जाती है। तीसरा सबसे प्रमुख गुण है कि जनता की अभिव्यक्ति के लिए वैधानिक साधनों की व्यवस्था होती है। यानी अगर अवहेलना की जाती है तो क्रांति हो सकती है, क्रांति हो सकती है। तीसरा, इसमें जो काम है, जो कार्य है, वो वैधानिक साधनों से होता है। वैधानिक या कानूनी साधनों द्वारा, कानूनी साधनों से सारे कार्य किए जाते हैं। चौथा इसमें चुनाव होते हैं। क्योंकि बहुमत द्वारा निर्णय होता है तो चौथा गुण इसमें चुनाव होते हैं। निश्चित अवधि के बाद चुनाव होते हैं। स्थानीय स्वशासन के, लोक निर्णय के, आरंभक तथा प्रत्याहरण द्वारा जनता के प्रति प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होने चाहिए। नंबर 4 संविधान। नेक्स्ट है 5वां संविधान। लोक प्रभुता संविधान के कानून के अनुसार चलती है। लोक प्रभुता संविधान के कानून के अनुसार चलती है तो शासन के द्वारा अपनी इच्छाओं का प्रयोग निर्धारित कानून की वैधानिक सीमाओं के अंतर्गत किया जाता है, स्वेच्छाचारिता से नहीं किया जाता। नेक्स्ट आता है विदित तथा यथार्थ संप्रभुता। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा विदित तथा यथार्थ। विदित तथा यथार्थ संप्रभुता। विदित तथा यथार्थ संप्रभुता, जैसा कि नाम से शब्द है। विदित मतलब विधि या कानून, और यथार्थ मतलब वास्तविक सत्ता, वास्तविक शक्ति। इस बात को समझने के लिए हमें एक लाइन को समझना पड़ेगा। एक देश के संविधान द्वारा जिस व्यक्ति या समुदाय, जिस व्यक्ति या जिस संस्था को की अधिकार दिया जाता है, किसी व्यक्ति को अधिकार दे दिया कि आप ये काम करोगे एक निर्वाचित सरकार द्वारा, तो वो तो विदित संप्रभुता है, जिसके अंतर्गत व्यवहार में वास्तव में देश का व्यक्ति समुदाय द्वारा शासन किया जाता है। दूसरा, जनता के व्यक्ति समुदाय अपनी आज्ञाओं का पालन कराता है। एक तो ये है कि जिसमें जनता की इच्छा से शासन किया जाता है। दूसरा है जनता की इच्छा से जो शासन किया जाता है निर्वाचित सरकार द्वारा, वो विधित शासन है, जो कानून के अनुसार किया जाता है, संविधान के अनुसार किया जाता है, विधि के अनुसार किया जाता है। दूसरा हमारा आता है यथार्थ। यथार्थ क्या है? जनता से समुदाय वास्तव में अपनी जो आज्ञाओं का पालन कराता है, वो यथार्थ। वो क्या है? यथार्थ। तो इस प्रकार ब्राइस ने यथार्थ संप्रभु वह है जिसकी आज्ञाओं और आस्थाओं का पालन वास्तव में जनता द्वारा होता है और उसकी प्रभुता को कानूनी हो या न हो। हमने एक बात देखी, कुछ विशेष परिस्थितियों में हालांकि दोनों संप्रभुता एक रहती है, किंतु कुछ विशेष परिस्थितियां ऐसी आती है जिसमें अलग अलग हो जाती है। जिसमें क्या है? एक सरकार निर्वाचित होती है। इसको उदाहरण द्वारा हम इस प्रकार समझ सकें, एक सरकार निर्वाचित सरकार है, वो विधि के अनुसार अपना कार्य कर रही है, उसका विरोध होता है, उसकी जगह दूसरी सरकार, दूसरा व्यक्ति सत्ता हथियार लेता है, सत्ता पर कब्जा कर लेता है। जैसे बेल्जियम, फ्रांस, इंग्लैंड, लेनिन की जो प्रारंभिक क्रांति हुई थी, उसमें जो पहली सरकार अपदस्थ है उसको तो हम विधित संप्रभुता कहेंगे, और जो सरकार हथियार ली गई है वो सरकार यथार्थ सरकार होगी, वो यथार्थ कार्य करेगी।
इस प्रकार हम विदित और यथार्थ संप्रभुता को समझ सकते हैं। विदित संप्रभुता और यथार्थ संप्रभुता को जो कानून के अनुसार संप्रभुता द्वारा होती है वो विदित है, जो व्यक्ति अपनी आज्ञाओं को पालन कराता है वो यथार्थ है। सामान्य रूप से हम दोनों चीजों का एक ही अर्थ लेते हैं, परंतु इस बात को समझने के लिए एक सरकार पूर्व में हमारी सरकार कार्य कर रही है, दूसरे क्रांति द्वारा या किसी अन्य तरीका द्वारा दूसरे शासन द्वारा सत्ता त्याग दी जाती है। जो सत्ता कार्य करवाती है वो तो यथार्थ होगी, और जो अपदस्थ सरकार है वो विदित सरकार होगी। नेक्स्ट है संप्रभुता का अधिवास। संप्रभुता का अधिवास यानी संप्रभुता का वास कहाँ होता है, संप्रभुता कहाँ पाई जाती है। संप्रभुता के अधिवास की खोज राजनीति विज्ञान की अत्यंत महत्वपूर्ण और जटिल प्रश्न है। संप्रभुता के अधिवास से तात्पर्य यह है कि संप्रभुता राज्य में कहाँ रहती है और कौन व्यक्ति या व्यक्ति समूह राज्य की इच्छा को व्यक्त करती है। इस संबंध में हमें कुछ विचारकों का प्रतिपादन किया गया है, वो विचार हम अध्ययन करते हैं। नंबर 1 आता है संप्रभुता का अधिवास राज्य में। नंबर 1 आता है संप्रभुता का अधिवास राजा में। संप्रभुता का अधिवास राजा में है। फ्रांस के एक राजा थे लुई 14वें। फ्रांस के एक राजा थे लुई 14वें। उन्होंने कहा था मैं ही राज्य हूं, मैं ही शासक हूं, अर्थात आई एम द स्टेट और आई एम ए मोनार्च। इस बात से यह स्पष्ट होता है कि 19वीं सदी तक राजतंत्र शासन व्यवस्थाओं का बोलबाला था, और राजतंत्र व्यवस्थाओं में सारी सत्ता राजा में नहीं थी। और मैंने उदाहरण लुई 14वें के दिया, उन्होंने कहा मैं ही राज्य हूं और मैं ही शासक हूं। परंतु लोकतंत्र की स्थापना के फलस्वरूप इस आदेश को, इस विचारधारा को सिरे से काट दिया कि लोकतंत्र में संप्रभुता का अधिवास राजा में नहीं है। लुई 14वें वाली बात जो क्यों। दूसरा है हमारा संप्रभुता जनता में नहीं है। संप्रभुता जनता में निहित, संप्रभुता जनता में निहित है। इस विचारधारा के अगेंस्ट जो विचार आया, इस विचारधारा के जो विपरीत विचार आया, वह यह आया कि संप्रभुता जनता में निहित है। सर्वप्रथम रोमन विद्वान सिसरो के द्वारा इस विचार का प्रतिपादन किया गया कि संप्रभुता जनता में निहित है, किंतु इस विचार की प्रवृत्तियों में विरोध होने के कारण उस बात को उस समय स्वीकार नहीं हुआ जिस समय राजतंत्र था। जब रोमन विचारक ने कहा तो उस समय उस बात को स्वीकार नहीं किया गया। 16वीं तथा 17वीं शताब्दी में यूरोप में जन आंदोलन का प्रारंभ हुआ, और इस समय लोक, रूसो और होब्स जैसे संविदावादियों ने, अनुबंधवादियों ने, सामाजिक समझौते के अनुबंध वालों ने इस बात का प्रतिपादन किया कि शासन जन स्वीकृति पर आधारित होता है, संप्रभुता जनता में निहित होती है। फ्रांस तथा अमेरिका की क्रांति, जेफरसन जैसे विद्वानों ने इस विचार को पुष्टि प्रदान की गई। वर्तमान समय यह विचार अत्यंत लोकप्रिय है, लोकतंत्र का विचार अत्यंत लोकप्रिय है, किंतु व्यवहार में इस सिद्धांत को स्वीकार करने में अनेक कठिनाइयां आती हैं। व्यवहार में इस सिद्धांत को स्वीकार करने में 2 कठिनाइयां आती हैं। प्रथम, द्वितीय। वर्तमान में इस सिद्धांत को संप्रभुता जनता में निहित है। एक ही कठिनाई तो ये आती है, जन समुदाय संप्रभुता नहीं माना जा सकता, क्योंकि जन समुदाय असंगठित होता है लेकिन संप्रभुता संगठित होती है। उसमें एकता अनिवार्य लक्षण है।
कि जनता में इसलिए नहीं होती कि जनता असंख्यित होती है। दूसरा है, निर्वाचकों को हम संप्रभु नहीं मानते, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या द्वारा चुनाव किए जाते हैं जिसमें एक छोटा भाग सरकार चलाता है। तो इस बात को हम दो चीजें कठिनाई आती है। एक तो ये है कि जन समुदाय को संप्रभु नहीं मान सकते, दूसरे निर्वाचक को संप्रभुता नहीं मानते। तीसरी जो संप्रभुता का निवास होता है, संप्रभुता संविधान निर्माती सभा। संप्रभुता संविधान निर्मात्री सभा में है। तीसरे विचार किया कहते हैं सच्ची संप्रभुता। जब इसमें दो कठिनाई आई कि जनता को हम संप्रभुता नहीं मान सकते, सारे निर्वाचकों को हम शक्ति नहीं दे सकते, तो इसके विचार के अल्टरनेट हमें निकला राजा वाले का अल्टरनेट जन लोकतंत्र निकला, लोकतंत्र वाले का अल्टरनेट संविधान निर्माती सभा निकला, या उसका विकल्प संविधान निर्माती सभा निकला। 16वीं सदी के प्रतिभाशाली न्याय विशारदों ने इस बात का प्रतिपादन किया कि संप्रभुता संविधान निर्माती सभा में नहीं थी। इस विचार के अनुसार देश के सर्वोच्च कानून निर्माण करने वाली सभा जो है उन्हें संप्रभु कहा जाता है, परंतु इस बात में भी कहीं ना कहीं कठिनाई आई है। इस बात में भी कहीं ना कहीं कठिनाई आई, तो इसके लिए दो बातें लिखी गई। इसके लिए भी दो बातें लिखी गई। कठिनाइयां आने से दो बातें कौन कौन सी लिखी गई, ये देखने वाली बात है। नंबर 1, संप्रभुता का प्रमुख लक्षण स्थायित्व होता है, परंतु संविधान निर्मात्री सभा स्थायी नहीं है। संप्रभुता का सबसे बड़ा लक्षण स्थायी होता है और संविधान निर्माती सभा संविधान बना के निरस्त खत्म हो जाती है। दूसरा, संविधान निर्माती सभा वैधानिक संप्रभु कहा जा सकता है, राजनीतिक संप्रभु नहीं कहा जा सकता। उसमें विधि वेता लोग होते हैं और वैधानिक संप्रभुता का अपना महत्व है। व्यवहारिक दृष्टि से अंतिम जो संप्रभुता है, अंतिम जो शक्ति है, वो राजनीतिक संप्रभुता में होती है। अब इस बात को इन दो चीजों से खत्म कर दिया गया, दो चीजों से इस विचारधारा का खंडन कर दिया गया कि संप्रभुता का संविधान सभा का स्थायित्व नहीं है, और दूसरा संविधान सभा विधायी लोगों की है और जो संप्रभुता है वो राजनीतिक लोगों द्वारा उपयोग किया जाता है। इसलिए इस सिद्धांत का खत्म कर दिया गया। इस सिद्धांत को खत्म करने से, इस सिद्धांत का खंडन करने से चौथा जो अधिवास आता है संप्रभुता का अधिवास विधानमंडल। इसका जो अल्टरनेट है संप्रभुता का अधिवास, संप्रभुता का अधिवास विधानमंडल। संप्रभुता का अधिवास विधानमंडल में है। आधुनिक युग में कुछ विद्वानों का मत है कि संप्रभुता का अधिवास राज्य विधानमंडल में, क्योंकि कार्यपालिका तथा न्यायपालिका तो विधानमंडल की इच्छा का पालन कराती है, परंतु इस विचार के विरुद्ध भी कुछ तर्क दिए जा सकते हैं। क्योंकि विधानमंडल इसलिए विधानमंडल कानूनों का निर्माण करता है, फिर भी इसके विरुद्ध तर्क है। इसके विरुद्ध तर्क क्या है? यह बात असत्य है कि विधानमंडल कानूनों का एकमात्र निर्माण होता है, उसकी शक्तियां असीमित है। व्यवहार में विधानमंडल की शक्तियां भी जनमत, निर्वाचन, वहां के रीति रिवाज और धार्मिक नियम और संविधान पर निर्भर करती है। इसलिए विधानमंडल को भी हमने खंडन कर दिया। दूसरा है, जहां संघात्मक राज्य है, जहां राज्यों का संघ है, वहां आवश्यक रूप से कानून लिखित तथा कठोर होते हैं, तो वह बात लागू नहीं होती। कठोर कानून लागू होने से विधानमंडल को ये शक्तियां नहीं मिलती। तो इसलिए दो बातें होती है कि विधानमंडल जो कानून है वो जनमत से प्रभावित होते हैं, और दूसरा शक्ति विभाजन पाया जाता है संघात्मक व्यवस्था में। तो इसके विचार में, इसके अल्टरनेट में, इसके विकल्प में जो विचार आया संप्रभुता का निवास में राज्य के कानून से निर्माण करने वाली संस्थाओं में संप्रभुता का निवास राज्य
के कानून निर्माण करने वाली संस्थाओं में। पांचवा जो हमारा कथन है कि संप्रभुता का निवास राज्य के लिए जो कानून का निर्माण करती है उन संस्थाओं में है। राज्य के लिए जिन कानूनों का निर्माण किया जाता है उन संस्थाओं में है। गेटल तथा कुछ विचारकों ने यह विचार प्रतिपादन किया कि संप्रभुता उन समस्त संस्थाओं के योग में निवास करती है जो विधि के कानून में भाग लेती है। गेटिल ने विभाजन निम्न प्रकार किया कि एक प्रतिनिधियात्मक व्यवस्थाएं, राष्ट्रीय, राजकीय, स्थानीय, दूसरा न्यायालय जो कानून का निर्माण करती हैं, तीसरी कार्यपालिका जो अध्यादेश जारी करती है, चौथे निर्वाचन मंडल जो लोक निर्णय तथा आरंभक से अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं, पांचवा सम्मेलन और सभाएं। इस प्रकार हमने ये 5 बातें हैं, ये सब प्रभुता की निवास में पड़ी। हम एक बार सुना देख लेते हैं लोक प्रभुता का अर्थ, यानी लोगों द्वारा लोक पालन किया जाता है। लोक प्रभुता के गुण, इसमें 5 गुण: शासन क्रांति अस्तित्व जनित में, क्रांति हो सकती है, वैधानिक साधनों का उपयोग होता है, चुनाव द्वारा होता है और शक्ति द्वारा होता है। दूसरा था विधिक तथा यथार्थ संप्रभुता। इसका मैंने सबसे बड़ा आपको उदाहरण दिया कि विधिक संप्रभुता, ये मान लो एक सरकार शासन चला रही है, उसको दूसरे व्यक्ति द्वारा हत्या लिया जाता है, तो जो सरकार चला रही है वो तो विधिक है, जो वास्तव में शक्ति का प्रयोग करती है वो यथार्थ है। संप्रभुता का अधिवास कहाँ होती है? संप्रभुता का अधिवास राजा में पहले विचार कहते हैं, राजा वाली बात खंडन हो गई तो दूसरे विचार कहते हैं जनता में है, जनता वाली बात को खंडन कर दिया तो तीसरे कहते हैं संप्रभुता के संविधान में, संविधान में मात्रा का खंडन कर दिया तो चौथे कहते हैं संप्रभुता के दास विधानमंडल में, विधानमंडल को खत्म कर दिया तो संप्रभुता का निवास राज्य के कानून निर्माण करने वाली संस्थाओं में है। धन्यवाद, थैंक यू। कल हम जो अध्ययन करेंगे वो ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत की बात करेंगे। ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत को